नमस्कार। आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे हैरत अंगेज रेस्क्यू मिशन की जिसे सुनकर आज भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन एंटेबे की। जरा सोचिए क्या किया जाए जब आपके 100 से ज्यादा नागरिक घर से हजारों मील दूर आतंकवादियों के कब्जे में हों। 1976 में इजराइल के सामने यही सवाल था, एक ऐसा सवाल जिसका हर जवाब मौत से जुड़ा था। तो कहानी शुरू होती है 27 जून 1976 को, एक बिल्कुल आम सा दिन, एक आम सी फ्लाइट जो कुछ ही घंटों में एक इंटरनेशनल क्राइसिस बनने वाली थी। तो देखिए, 27 जून को एथेंस से उड़ान भरते ही एयर फ्रांस की फ्लाइट 139 हाईजैक हो जाती है। अगले ही दिन 28 जून को लीबिया में एक स्टॉप के बाद प्लेन को युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर उतार दिया जाता है। और युगांडा उस वक्त किसी दुश्मन के किले से कम नहीं था, क्योंकि वहां तानाशाह ईदी अमीन का राज था। 29 जून तक हाईजैकर्स अपनी मांगे भी सामने रख देते हैं। मतलब सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। और एंटेबे में उतरते ही मामला और भी संगीन हो गया। हुआ ये कि युगांडा का तानाशाह ईदी अमीन इन आतंकवादियों का दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त निकला। उसने ना सिर्फ उनका स्वागत किया बल्कि उनकी मदद के लिए अपने करीब 100 सैनिक भी तैनात कर दिए। अब ये सिर्फ एक हाईजैकिंग नहीं थी, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था। इसके बाद जो हुआ वो सच में दिल दहला देने वाला था। आतंकवादियों ने बंदूकों को 2 गुटों में बांटना शुरू कर दिया। उन्होंने एक एक करके इजरायली और यहूदी यात्रियों को अलग किया और बाकी सभी गैर इजरायली और गैर यहूदी लोगों को छोड़ दिया। सोचिए उस वक्त टर्मिनल में क्या माहौल रहा होगा। तो आखिर में 117 लोग आतंकवादियों के चंगुल में रह गए। इनमें 105 तो यात्री थे, लेकिन साथ में एयर फ्रांस के 12 क्रू मेंबर्स भी थे। और कमाल की बात यह है कि इन क्रू मेंबर्स ने अपने पैसेंजर्स को अकेले छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। मतलब ये अपने आप में हिम्मत की एक मिसाल थी। अब इजराइल की सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था। उनके सामने एक ऐसा मुश्किल फैसला था जिसमें कोई भी रास्ता सही नहीं लग रहा था। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। तो आतंकवादियों ने अपना अल्टीमेटम जारी किया। उनकी मांगें साफ थीं। दुनिया के अलग अलग देशों की जेलों में बंद 53 खूंखार आतंकवादियों को रिहा किया जाए, और इसके लिए डेडलाइन दी गई 1 जुलाई। धमकी थी कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो बंदूकों को मारना शुरू कर दिया जाएगा। तो अब इजराइल के पास 2 ही रास्ते थे, और दोनों ही भयानक। पहला, आतंकवादियों के आगे घुटने टेक दें, लेकिन ऐसा करने का मतलब था भविष्य में ऐसे और हमलों को दावत देना। और दूसरा ऑप्शन था मिलिट्री एक्शन, हजारों मील दूर जाकर एक रेस्क्यू ऑपरेशन करना, जो कि एक सुसाइड मिशन से कम नहीं था। इसमें सभी 117 बंधकों की जान जाने का पूरा खतरा था। इसी बीच बंधकों के परिवार वालों का सब्र जवाब दे रहा था। उन्होंने प्रधानमंत्री इत्साक राबिन से मिलकर एक भावुक अपील की। उनका कहना था, प्लीज आतंकवादियों की मांगे मान लीजिए। आदर्शों से ज्यादा जरूरी इंसानी जिंदगी है। ये एक ऐसी दलील थी जिसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल था। तो दुनिया को लग रहा था कि बातचीत चल रही है, डिप्लोमेसी काम कर रही है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही पक रहा था। एक ऐसी रेस जो वक्त के खिलाफ थी। इजराइल ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि हाँ, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। ये एक बहुत बड़ी चाल थी। इसका मकसद था किसी भी तरह से और वक्त हासिल करना, और ये चाल काम कर गई। आतंकवादियों ने डेडलाइन को बढ़ाकर 4 जुलाई कर दिया, और बस यही वो मौका था जिसका इजराइल को इंतजार था। और इस मिले हुए वक्त में उन्होंने एक जबरदस्त प्लान तैयार किया। पहला कदम, इंटेलिजेंस। मुसाद ने रिहा हुए बंदकों से बात की। आतंकवादी कितने हैं, हथियार कौन से हैं, टर्मिनल का लेआउट कैसा है, एक एक डिटेल निकाली। दूसरा कदम, ब्लूप्रिंट्स। किस्मत से एंटेबे का वो टर्मिनल एक इजरायली कंपनी ने ही बनाया था, तो उन्हें उसके असली नक्शे मिल गए। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, रिहर्सल। कमांडोज ने उस टर्मिनल की हूबहू नकल बनाकर उस पर दिन रात ट्रेनिंग की। और फिर वो रात आई जिसके लिए ये सारी तैयारियां की गई थी। अब बारी थी दुनिया के सबसे डेयरिंग रेस्क्यू मिशन को अंजाम देने की। 3 जुलाई की रात 4 हरक्यूलिस C-130 प्लेन 176 कमांडोज को लेकर उड़ान भरते हैं। मंजिल युगांडा, वो भी रडार की नजरों से बचते हुए। ये 2500 मील का सफर था, दुश्मन के इलाके में, और कामयाबी की कोई गारंटी नहीं थी। अब इस प्लान का सबसे कमाल का हिस्सा सुनिए।
कमांडोज को पता था कि ईदी अमीन अक्सर एक काली मर्सिडीज में बंधकों से मिलने आता है, तो उन्होंने भी वैसी ही एक काली मर्सिडीज का इंतजाम किया। आइडिया ये था कि वो सीधे एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और उस गाड़ी में बैठकर बिना किसी को शक हुए सीधे टर्मिनल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, प्लान हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलते। जैसे ही वो नजदीक पहुंचे, 2 युगांडाई संतरियों को शक हो गया। कमांडोज को उनपे फायरिंग करनी पड़ी और बस सरप्राइज का एलिमेंट वहीं खत्म हो गया। अब उन्हें लड़ते हुए टर्मिनल के अंदर घुसना था। लेकिन इसके बावजूद जो चीज इस मिशन को लेजेंडरी बनाती है वो है इसकी रफ्तार। क्या आप यकीन करेंगे कि प्लेन के लैंड होने से लेकर बंधकों को छुड़ाकर वापस टेक ऑफ करने तक ये पूरा ऑपरेशन सिर्फ 36 मिनट्स में खत्म हो गया। ये वाकई अविश्वसनीय है। रेड तो खत्म हो गई, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। चलिए अब देखते हैं इस मिशन की कामयाबी और उसकी दुखद कीमत के बारे में। जब ये प्लेन वापस इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उतरे तो पूरे देश में जश्न और राहत का माहौल था। एयरपोर्ट पर इतने इमोशनल सीन थे, लोग रो रहे थे, हंस रहे थे, परिवार इतने दिनों बाद फिर से मिल रहे थे। लेकिन इस बड़ी जीत की एक कीमत भी चुकानी पड़ी थी। 7 हाईजैकर्स मारे गए, करीब 20 से 50 युगांडाई सैनिक भी मारे गए और दुख की बात यह है कि क्रॉस फायरिंग में 4 बंधकों की भी जान चली गई और एक इजरायली कमांडो भी इस मिशन में शहीद हो गया। उस शहीद सैनिक का नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल योनातान नेतन्याहू। वो इस मिशन के ग्राउंड कमांडर थे और उस हमले में शहीद होने वाले अकेले इजरायली सैनिक। जी हां, ये इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे। उन्हीं के सम्मान में इस मिशन का नाम बाद में बदलकर ऑपरेशन योनातान रख दिया गया। उस वक्त के रक्षा मंत्री शिमोन पेरेस ने योनातान को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था, एक गोली ने इजराइल के सबसे होनहार बेटों में से एक, सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक का युवा दिल चीर दिया। योनातान नेतन्याहू एक नेशनल हीरो बन गए, बहादुरी और बलिदान का एक प्रतीक। तो आखिर में ऑपरेशन एंटोबे अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है, जो आज भी उतना ही मौजू है। सवाल ये है कि अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए किसी देश को किस हद तक जाना चाहिए। जब बेगुनाहों की जान दांव पर लगी हो, तो क्या किसी दूसरे देश की सीमाओं का लिहाज करना जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी दुनिया ढूंढ रही है।